बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट्स के बारे में तो हम सब ने पढ़ा है ना। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जमीन पर देश के किसी एक कोने में ये आंदोलन असल में दिखते कैसे थे? तो आज हम असहयोग आंदोलन की कहानी को समझेंगे, लेकिन एक खास नजरिए से, छत्तीसगढ़ के नजरिए से। और यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। मतलब कैसे एक नेशनल कॉल ने एक पूरे इलाके के लोगों को एक्शन में ला दिया, और उन्होंने क्या क्या किया, किन किन तरीकों से इस आंदोलन का हिस्सा बने। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम इस कहानी को कैसे समझने वाले हैं। हम बात करेंगे असहयोग की लहर की, फिर देखेंगे व्यवस्था का बहिष्कार कैसे हुआ, पेशेवर बलिदानों पर नजर डालेंगे, प्रतीकात्मक अवज्ञा को समझेंगे, फिर आंदोलन के दमन और आखिर में इसकी विरासत और महत्व पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये जो आंदोलन था ना, ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। नहीं, ये तो एक लहर की तरह था जिसमें एक के बाद एक कई चीजें हुईं। और कमाल की बात यह है कि हर घटना अगली घटना से जुड़ी हुई थी। अब जरा इस आंदोलन के फैलने का क्रम देखिए, बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत हुई पॉलिटिकल बॉयकॉट से, विधान परिषद से नाम वापस ले लिए गए। फिर ये बात आगे बढ़ी और शराब की दुकानों का बहिष्कार होने लगा, यानी सोशल रिफॉर्म। इसके बाद एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कदम उठाया गया, नेशनल स्कूल की स्थापना। और फिर ये आंदोलन स्थानीय अधिकारों के लिए एक बड़े सत्याग्रह, नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह में बदल गया। तो आंदोलन का जो सबसे मेन आइडिया था वो क्या था? ब्रिटिश सिस्टम के साथ कोऑपरेट ही नहीं करना, उसे मानने से ही इनकार कर देना। और इसकी जो सबसे तगड़ी चोट की गई वो थी राजनीति और शिक्षा की जड़ों पर। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। मतलब स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों का बॉयकॉट तो किया, पर सवाल ये था कि उनकी पढ़ाई का क्या होगा। तो उनकी पढ़ाई ना रुके, इसके लिए एक पूरी ऑल्टरनेट व्यवस्था बना दी गई। तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा सॉलिड कदम था। और जाहिर है, इतने बड़े काम को हकीकत में बदलने के पीछे कुछ बड़े नाम तो होंगे ही। माधवराव सप्रे ने इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई, और पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसके ऑपरेशन में, इसके संचालन में मदद की। इन्हीं लोगों ने यह पक्का किया कि यह सिर्फ एक आइडिया ना रह जाए, बल्कि जमीन पर उतरे, एक असलियत बने। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि अपना सब कुछ, अपना जमाया करियर ही दांव पर लगा दिया। सोचिए, वकीलों और सरकारी अधिकारियों का इस्तीफा देना, यह ब्रिटिश राज की लेजिटिमेसी पर एक सीधा सीधा हमला था। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। बिलासपुर से ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर ई राघवेंद्र राव, दुर्ग से रत्नाकर झा, घनश्याम सिंह गुप्त, रायपुर, राजनांदगांव। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये कोई एक दो लोगों का फैसला नहीं था। पूरे के पूरे इलाके में जो सबसे एस्टैब्लिश्ड वकील थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर आंदोलन का साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। और कहानी सिर्फ वकीलों पर खत्म नहीं होती। बिलासपुर में यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और शिवलाल वर्मा जैसे सरकारी कर्मचारियों ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। और ये तो और भी बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि ये लोग तो सीधे सीधे उसी सरकार का हिस्सा थे जिसका विरोध हो रहा था। और ये बात बिल्कुल सही है, ये सिर्फ इस्तीफे नहीं थे, ये सिर्फ नौकरियां छोड़ना नहीं था। नहीं, ये तो पूरे औपनिवेशिक सिस्टम की लेजिटिमेसी के खिलाफ एक पब्लिक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था कि भाई, हमें अब इस सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं है। हर एक इस्तीफा आंदोलन को और ज्यादा ताकत दे रहा था। अच्छा, तो ये जो असहयोग था, ये सिर्फ दफ्तरों और कोर्ट कचहरी तक ही नहीं था, ये धीरे धीरे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन रहा था। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कामों की जो शायद देखने में छोटे लगें, पर उनका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, उनका सांकेतिक महत्व बहुत बहुत बड़ा था। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। एक दावा है, या कहिए एक आम धारणा है, कि वामन राव लाखे ने राय बहादुर की उपाधि छोड़ी थी। लेकिन फैक्ट यह है कि उन्होंने राय साहब की उपाधि त्यागी थी। राय बहादुर की उपाधि का त्याग करने वाले थे बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे। देखिए, इतिहास की यही छोटी छोटी बातें ही तो उसे इतना दिलचस्प बनाती हैं, है ना? और फिर कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिली एक उपाधि छोड़ी, तो बदले में जनता ने उन्हें अपनी तरफ से एक उपाधि दे दी, लोकप्रिय, मतलब द वन हु इज बिलव्ड ऑफ द पीपल। ये कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ना, कि असली सम्मान सरकार से नहीं, लोगों से मिलता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये आंदोलन सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी के लिए नहीं था, ये समाज सुधार के लिए भी था। और इसका एक बड़ा उदाहरण था शराबबंदी के लिए जोर। पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर एक बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई, जहां पंडित सुंदरलाल शर्मा और कुतुबुद्दीन जैसे बड़े नेताओं ने बात रखी। ये दिखाता है कि आंदोलन अब समाज की जड़ों तक जा रहा था।
अब जब आंदोलन इतना फैल रहा हो, इतना असरदार हो रहा हो, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश हुकूमत चुप तो नहीं बैठेगी। और यहीं से शुरू हुआ दमन का दौर, वो दौर जहां आंदोलन में शामिल होने वालों को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और कार्रवाई भी सीधे बड़े नेताओं पर हुई। जैसे ही शराब की दुकानों पर बहिष्कार वाला प्रोटेस्ट तेज हुआ, उसके एक मेन ऑर्गेनाइजर कुतुबुद्दीन को रायपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अगर विरोध करोगे तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और सजा 8 महीने, 8 महीने की सख्त कैद। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उस कीमत का प्रतीक है जो लोग आज़ादी के लिए चुका रहे थे। सरकार सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन करने वालों को ही नहीं पकड़ रही थी, अब वो आंदोलन के थिंकर्स को, उसके विचारकों को भी निशाना बना रही थी। 5 जुलाई 1921 को मशहूर लेखक और एक्टिविस्ट माखनलाल चतुर्वेदी को सजा सुनाई गई। जुर्म, बिलासपुर में आंदोलन का मार्गदर्शन करना। ये एक सोची समझी रणनीति थी ताकि आंदोलन की जो इंटेलेक्चुअल बैकबोन है उसे तोड़ा जा सके। तो इन सारी घटनाओं को देखकर हम क्या समझ सकते हैं? छत्तीसगढ़ में हुए इस आंदोलन की लेगेसी क्या है, इसका महत्व क्या है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, छत्तीसगढ़ में यह आंदोलन किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं था। ये एक मल्टी फैसेटेड मूवमेंट था। इसमें पॉलिटिकल बॉयकॉट था, तो एजुकेशन के लिए ऑल्टरनेट व्यवस्था भी थी, प्रोफेशनल लोगों ने बलिदान दिए, तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट्स भी हुए, और साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म कैंपेन्स भी चले। इन सब ने मिलकर इसे एक बहुत ही पावरफुल आंदोलन बनाया। और असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। छत्तीसगढ़ की कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक नेशनल कॉल टू एक्शन का जवाब जमीन पर विविध, कमिटेड और साहसी लोकल प्रयासों से दिया गया। किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता इसी बात पर तो निर्भर करती है कि देश के अलग अलग कोनों में लोग उसे कैसे अपनाते हैं, और छत्तीसगढ़ की कहानी वाकई कमिटमेंट और साहस की एक मिसाल है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं कि किसी एक क्षेत्र में दिए गए ये छोटे और बड़े बलिदान, ये सब मिलकर एक पूरे राष्ट्र की नियति को, उसकी डेस्टिनी को आखिर कैसे आकार देते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।